इतना करीब आके बात कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बात गौर से सुने। हम सब की ख्वाहिश होती है हमने ज़्यादातर कि एक कारोबार हो, एक साइड हसल हो जिससे छोटी मोटी इनकम आ सके। क्या हम उस पर एक्ट करते हैं? नहीं। क्या हम इस बारे में सोचने बैठते हैं? नहीं। क्या हमारे इस बारे में कोई प्लान है? नहीं। आज की वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग, थोड़ी लंबी होगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी चले जाएँ, तब आइए मेरे आपके पास टाइम हो ताकि आप इस वीडियो को गौर से देख सकें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से 3 बिजनेसेस हैं जो मैं खुद करता हूँ, कैसे वो मेरे लिए टाइम कमाते हैं, कैसे वो बिज़नेस आप कर सकते हैं, क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये तीनों बिजनेसेस छोटे लेवल पर हो सकते हैं। ये तीनों बिजनेसेस में इतना पोटेंशियल है कि वो एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अहमद अकबर एंड वी आर ऑन तरक्की पजीर। बिजनेस नंबर 1। ये बिज़नेस मैंने अपने मामू के साथ 8,000 रुपये से शुरू किया था, और अब इस बिज़नेस का पोटेंशियल मैं आपको बता ही सकता फॉर सम रीज़न जहाँ पे ये पहुँचा हुआ है। बट इट इज़ अर्निंग इज़ प्रीटी गुड नाउ। इट्स अर्निंग इज़ इन 5 फिगर्स। 8,000 रुपये से शुरू हुआ था एंड इट्स नाउ अर्निंग इज़ इन 5 फिगर्स। नाउ दैट आई हैव यू इंट्रीग्ड, द बिजनेस इज़ फाइनेंसिंग बिजनेस। ऑब्वियसली इसमें हम इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहे हैं, जो कि आपको भी करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग बिजनेस क्या होता है? आपके पास 10,000 रुपये हैं, सामने वाले को 10,000 रुपये की चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको 10,000 रुपये की चीज़ दिलाते हो और आप उसको किस्तों में वसूल करते हो एक सर्टन प्रीमियम के साथ। अब आपसे बाप में से बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा, क्या ये हलाल है, क्या ये हराम है? इसका शॉर्ट आंसर तो ये है कि ये हलाल है। लॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं, हमारे पास टाइम है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप ये काम करें ना करें, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी इंसान जब कोई किस्सों में चीज़ ले रहा होता है तो उसके जहन में ये सवाल आते हैं। जहाँ आप पैसे से पैसा कमाते हो वो सरासर हराम है। यानी आपने किसी को 10,000 रुपये दिए और उससे कहा मैं आपसे 12,500 रुपये 6 महीने बाद लूँगा, दिस इज़ हराम। जहाँ पे कोई कमोडिटी इन्वॉल्व हो जाती है वो हलाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़, घर, गाड़ी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, जहाँ आपने किसी को कोई कमोडिटी लेके दी और एक सर्टन अमाउंट एक सर्टन पीरियड में, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल लेकर चलते हैं, मैं हम्माद हूँ और मैंने किसी को वॉशिंग मशीन लेके दी है 20,000 रुपये की, और मैंने उससे पहली तारीख को ही तय कर लिया कि 6 महीने बाद अब मैं आपसे 30,000 रुपये लूँगा। अगर मैं 30,000 में कोई चेंज करता हूँ, यानी 30,000 से 35,000 करता हूँ, तो आराम है। अगर मैं कमोडिटी इन्वॉल्व नहीं करता, यानी उससे कहता हूँ ये लो 20,000 रुपये तुम खुद वॉशिंग मशीन खरीद लेना, हराम है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन दिस बिजनेस। किसी को भी कमोडिटी दिलाना डायरेक्ट, इस नीयत से दिलाना कि मैं इसको ये चीज़ दिला रहा हूँ, और उस जिन चीज़ों का रेंट वसूल करना, वो हलाल है। तो आपने एक शख्स को 4-10,000 रुपये की चीज़ दिलाई, उससे 2,500 रुपये एडवांस ले लिया और उससे कहा कि बाकी के 10,000 रुपये जो है वो आप मुझे 6 महीनों में 6 किस्तों में दोगे। तो आपसे 6 महीने अपनी चीज़ का रेंट ले रहे हो, क्योंकि अभी उसने उसकी पूरी कीमत अदा नहीं की। दिस इज़ नॉट इंटरेस्ट, दिस इज़ प्रॉफिट। नाउ मैं कौन होता हूँ ये बात करने वाला? मैं तो ये कारोबार करने वाला हूँ, तो मेरी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इस पर मौलाना तारिक मसूद का भी बयान मौजूद है, इस पर मौलाना तारिक जमील का भी बयान मौजूद है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है सर्च करना। सो इस बात से बेफिक्र होकर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ टू मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर कि ये काम आप कैसे कर सकते हो। ये काम मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। दुनिया में हर तरह के तरीके का इंसान मौजूद है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको किसी 2,000 रुपये की चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो छोटी किस्तें अफोर्ड कर सकता है, वो 500 रुपये महीना अफोर्ड कर सकता है, वो 600 रुपये महीना अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपके पास 2,000 रुपये भी हैं तो आप उससे एक काम शुरू कर सकते हो। नाउ यूथ को एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अमाउंट से हटकर परसेंटेज पर आ जाए। अपनी ज़िंदगी को कैलकुलेट करें कि मैंने इतने महीनों में कितना परसेंट रिटर्न कमाया, नॉट दी अमाउंट, बिकॉज आपका लेवल हुआ है। अगर आपने 10,000 रुपये की चीज़ किसी को दिलाई है और जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो 33% है, यानी आप 6 महीने में उसको 33% चार्ज कर सकते हो। यानी अगर आपने 10,000 रुपये की चीज़ दिलाई है तो आप 13,300 रुपये से लोगे, 3,300 रुपये आपका 6 महीने में प्रॉफिट है, विच इज़ 33%। एक बैंक जो आपको आपके पैसों पर रिटर्न देता है वो 10 से 15 मैक्सिमम 18% होता है। सो दिस इज़ ट्वाइस दैट। बहुत अच्छा रिटर्न है। बहुत छोटे लेवल पे हो सकता है। इसकी पेचीदगियाँ क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। देयर इज़ ओनली वन थिंग इन दिस बिजनेस दैट यू हैव टू मेक श्योर। सिर्फ एक चीज़ का बेतहाशा ख्याल रखना है कि आप जिसको भी दो वो 0% रिस्क होना चाहिए। लालची नहीं होना। आपके सारे पैसे एट ऑल टाइम्स इन्वेस्टेड होने चाहिए, यानी उसकी कोई ना कोई चीज़ लेके आपने किसी को दी हुई हो
और किसी ऐसे को देना है जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि यहाँ से पैसा मेरे पास वापस आएगा। कोई रिस्क नहीं लेना, भले पैसे मेरे पास रखे रहें, भले डूब जाएं, भले जो भी हो। 10% भी अगर आपको शक होना कि इस बंदे से मेरे पास पैसे वापस नहीं आएंगे, आपने उसको लेकर नहीं देना। अगर ये प्रिंसिपल ठीक से फॉलो कर लो तो जितने एक्सपोनेंटली ये कारोबार बढ़ता है उतना कोई नहीं बढ़ता। ये मैंने अपने तजुर्बे से देखा है। दिस इज़ करंटली माई मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस। बाकी दो बिजनेस जो हम बात करेंगे वो भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितना साफ़ सुथरा ये काम है उतने वो नहीं है। बिकॉज देर इज़ नो इन्वेंट्री, मुझे कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती अपने पास, ना आपने कोई खरीदे रखना है, आपका कोई भी रिस्क नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी घर में काम करने वाली है माई, उनको घर में गीज़र लगवाने की ज़रूरत है, चलो ये तो बड़ा एक आइटम हो गया। किसी भी एक 5,000 रुपये की चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने 5,000 रुपये का मतलब आया तो उनको बता दिया कि भाई मैं कितने पैसे लूँगा आपसे 6 महीने बाद। कहीं से आपने गीज़र लेकर उनको दे दिया। यू डोंट हैव टू मेंटेन एनी इन्वेंट्री। अब आपने बस किस्तें वसूल करनी है। और एक ऐसा शख्स जिसकी सैलरी ही आपके पास जानी है, वो तो 100% सिक्योर्ड है। एंड जैसे आपके घर में काम कर रही है, वो आपने हर महीने उनको 5,000 रुपये देने हैं अपनी जेब से, तो यू कैन जस्ट कीप दैट। जब मैंने ये कारोबार शुरू किया तक तो इसके पीछे एक फ़िलॉसफी भी थी कि हमने लोगों के लिए चीज़ें आसान कर रहे हैं। जब मार्केट रेट 25% था तो हम 20% रखते थे। जब मार्केट रेट 33% है तो हम लोगों ने 25% रखा हुआ है। दिस इज़ समथिंग जो इस बिज़नेस का एक ऐसा फ़िलॉसफिकल या फिलैंथ्रोपिक एस्पेक्ट है जो कि शायद रीज़न है हमारे कारोबार में इतनी बड़ी बरकत की। आप किसी की मदद कर रहे हो, आप किसी के डायरेक्टली काम आ रहे हो, आप किसी के लिए कोई चीज़ आसान कर रहे हो। वो चीज़ एक नौकरीदार, एक ऐसा बंदा जिसकी कुल मिला के तनख्वाह 30,000 रुपये, वो घर में 20,000 गीज़र कैसे लगवाएगा? कमेटियाँ डालकर, जमा करके या फिर इस तरह किस्तों पे लेकर। तो अगर इसी फ़िलॉसफी के साथ आप लोग भी चलेंगे, आप लोग कोशिश करें कि मेरे पास 2,000 रुपये मौजूद हैं, 2,000 से मैं किसी काम भी आसान करूँगा और प्रॉफिट भी कमाऊँगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोग ये काम करें, ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें आसान हों, ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाएँ। एज सिंपल एज दैट। आई से दैट अलॉट डोंट आई। कुछ लोग ये आगे करेंगे ये बिज़नेस तो बहुत रिस्की है, इनके चांस से आपके पैसे वापस ना आए। ये चांस हर बिज़नेस में होता है। इसका लोग इस बिज़नेस को हाई रिस्क कहते हैं, रिलेटिवली बहुत लो रिस्क है, क्योंकि इसमें कम से कम आपको पैसे वापस नहीं आए जिससे काम आ गए। अपने अंदर रिस्क की एपेटाइट डेवलप करें, कोशिश करें कि आपके अंदर इतनी कुव्वत हो कि हाँ मुझे ये नुकसान हो गया, मैं दिली तौर पर इस नुकसान को बर्दाश्त करने के काबिल हूँ। कुछ नहीं होता। जब ये एपेटाइट डेवलप करेंगे ना, आपको देंगे पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास। और जब इस तरह का माइंडसेट आप डेवलप कर लोगे ना, तो उसके रिसोर्सेज भी खुद ही खुद डेवलप होने लगता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू बिजनेस नंबर 2। जो भी मुझे टीवी पे फॉलो कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम होगी कि मेरा एक बिरयानी का बिज़नेस भी है। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन फूड। मेरा हमेशा फ़िलॉसफी ये होती है कि रिस्क हो लेकिन लो हो। मुझे अननेसेसरी रिस्क नहीं पसंद, और ख़ास तौर पर बड़ी इन्वेंट्री और बड़ी इन्वेस्टमेंट फंसा देना नहीं पसंद, जो कि किचन सेटअप करने में होता। अगर मैं एक पूरा किचन सेटअप करता, मैं दुकान का रेंट भरता, उसका एडवांस जाता, फिर मेरे जहन में हर महीने घंटी बज रही है मैं रेंट भरना है, तो मुझे इन सब चीज़ों का मुफ्त होना था। तो देन आई केम अप विद एन आइडिया कि व्हाई डोंट आई रीप्राइज अ कार्ड। मुझे एक खूबसूरत सी कार्ड बनानी है, उसमें मैं बिरयानी बेचूँगा। इट वॉज रिलेटिवली न्यू, मैंने ऐसा होता हुआ नहीं दिखा था कहीं पे भी। फिर एक आज़ाद चाय वाला की वीडियो मेरे सामने आई, उसको मैंने देखा, उससे कुछ आइडियाज़ लिए। कार्ड वैसी नहीं बनाई, थोड़ी डिफरेंट करके बनाई। वो थोड़ी सी मुझे वियर्ड लगी थी क्योंकि उसमें सिलेंडर की इंस्टॉलेशन नहीं थी। इंजीनियरिंग चेंज कर दी सारी, उसमें बर्नर लगाया प्रॉपर, वो गुजरा वाला से बन के आया। यानी पहली कार्ड बनाने में मुझे बहुत खर्चा करना पड़ा, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, बहुत टाइम लगाना पड़ा, लेकिन बन गई। लेकिन जब वो कार्ड बनकर ग्राउंड्स पे आई तो उसने मुझे रिटर्न भी दिया। क्योंकि वो एक खतरनी चीज़ थी, लोगों को गुजरते हुए नजर आती थी, लोग रुक कर देखते थे, लोग पूछते थे ये क्या है। सिर्फ इंक्वायरी के लिए भी रुक जाते थे तो मैं खुश हो जाता कि मेरा काम हो गया। आई हैव अट्रैक्टेड पीपल एंड आई हैव ब्रॉट देम समथिंग दैट मेक्स देम हैप्पी, बिरयानी। तो सबसे पहले मैंने फिगर आउट किया कि मैंने कैसे बेचना है, फिर मैंने फिगर आउट किया कि मैंने क्या बेचना है, विच इज़ बिरयानी। बिरयानी की ब्रांडिंग की पेज बनाया, वो पेज भी वायरल हो गया, और वे गेटिंग सेल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। नाउ अभी तक भी मैंने फूड बिजनेस फिगर आउट नहीं किया। अभी तक भी देर आर अप्स एंड डाउन्स। अभी तक भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे प्रॉफिट होता है और फिर ब्रेक इवन होता है, फिर लॉस होता है। तो फूड बिजनेस कंपैरेटिवली हाई रिस्क पे आता है, और मुझे हैरत होती है कितने सारे लोग सोच के बैठे होते हैं कि हम फूड बिजनेस शुरू कर लेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ हिट। नाउ द प्रॉब्लम विद फूड बिजनेसेस के कंटिन्यूसली हिट रहना वो बहुत मुश्किल है। तो ब्रांडिंग की तरफ जाना, और मैं तो
इतना खर्चा सिर्फ मार्केटिंग पे कर दूंगा। इन सब चीज़ों से हट के जितना सेटअप छोटा हो सके रखें और उन सेटअप्स को मल्टीप्लाई करें। दिस इज़ द ईजीएस्ट रूट दैट यू कैन टेक इन अ फूड बिजनेस। अगर अपने गली की कॉर्नर पे किसी ज़रूरतमंद को खड़ा करके पकौड़े भी बेचोगे ना, दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल। और फिर 10 गलियों में मल्टीप्लाई करते हो, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एग्जाम्पल को, तो दिस विल बी मोर प्रॉफिटेबल देन हायरिंग अ पूरी दुकान और उसमें समोसों का सेटअप। इतना हाई रिस्क, आपको हर महीने रेंट भी देना है, फिर आपको गारंटी नहीं है कि सेल्स होंगी नहीं होंगी। कॉर्नर पे जो बच्चा खड़ा है उसके पकौड़े नहीं बिकेंगे तो कोई बात नहीं, खाना चाहिए, खा लोगे, क्या हो जाएगा, एक दिन का लॉस कितना हो जाएगा आपको, 500 रुपये बर्दाश्त है। तो इस बिज़नेस को करने का ब्लूप्रिंट ये होगा कि आप सबसे पहले आराम से सुकून से बैठ के सोचोगे कि सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट मैं कौन सा बना सकता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए सीमित हो जाएगा। जैसे मैंने पकौड़े समोसों का एग्जांपल दिया है, घर से बन सके तो बहुत अच्छा है, अगर सोर्स कर सको तो बहुत अच्छा है। किचन सेटअप नहीं करना, आपने चूल्हों में पतीलों में इन्वेस्ट नहीं करना, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जो बिज़नेस से रिलेटेड फंस जाए, क्योंकि हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हमारे पास रेस्टोरेंट लगाने के पैसे नहीं है। एक बार आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लो तो फिर आपने सोचना शुरू करना है कि मैंने ये बेचना कहाँ है। अगर आप एक लड़के हो जिस वक्त वीडियो दिख रहे हो तो खुद खड़े होने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरे उस वक्त 2 कारोबार चल रहे थे, लेकिन मैंने खुद खड़े होकर बिरयानी बेची है। और मेरे रिश्तेदारों में बातें चली कि भाई क्या हो गया, ये तो बिरयानी बेच रहा है। क्यों, ये कोई डेरोगेटरी बात नहीं है। एक शख्स खड़ा हो गया अगर हलाल कमा रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है। उसको लोग मुझसे आगे पूछते हैं, यार आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, आप बिरयानी क्यों बेच रहे हो? क्यों भाई, पढ़ा लिखा इंसान बिरयानी क्यों नहीं बेच सकता? हालांकि उस वक्त मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बट टू अंडरस्टैंड द बिज़नेस वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लड़की हो कोई बात नहीं, हायर अ पर्सन, इतने ज़रूरतमंद लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर आप एक जॉब भी क्रिएट करते हो तो आप मेरे ख्याल में तो एक दुनिया की सबसे बड़ी फिलांथ्रोपिस्ट हो। पाकिस्तान पे एहसान अगर आपने एक नौकरी जनरेट कर दी है। अगर कोई शख्स आपके पास से 800 रुपये 900 रुपये दिन का लेके जा रहा है तो वो तो आपको दुआएं अलग, अच्छा काम अलग, आपका प्रॉफिट अलग, मतलब हर लिहाज से कारोबार कितनी बड़ी नेमत है। एक बार आपने जगह डिसाइड कर ली तो जल्द अज जल्द इस आइडिया को मटेरियलाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सोच लिया कि करना है तो बस करना है। अब उसके उस आइडिया को लेके प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता है कि मैं ये करूँगा फिर ये करूँगा, फिर एक पकौड़े बच्चे देंगे तो 2 पकौड़े निकल आएंगे, ये नहीं करना। जल्दी से जल्दी आइडिया को मटेरियलाइज करना है। पहले दिन प्रॉफिट नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ एक मोहल्ला बेस्ड छोटी सी शॉप भी अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। अगर आप 1000 रुपीज़ पर डे भी कमाते हो तो एट लीस्ट 30,000 रुपीज़ अ मंथ फ्रॉम वन सिंगल लोकेशन। अगर इसके लिए थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए हो तो आप मेरा पेज जाके देख सकते हो, बिरयानी ऑन व्हील्स। उस पर जाके देखें, मैंने इसका एज अ फूड बिजनेस शुरू किया और मैंने इसको फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर दिया है। लोगों को इतना पसंद आया कि वो आके मेरे पास वो बिरयानी ऑन व्हील्स ब्रांडेड साइकिल्स खरीदते हैं और मैं उनसे प्रॉफिट लेता हूँ। उनके जो भी वो कमाते हैं उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो अब सेल्स से सारा काम वो कर रहे हैं, मार्केटिंग का मैं कर रहा हूँ। इट ऑल पॉलिटिक, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह करूँगा, लेकिन वंस द बिजनेस स्टार्टेड तो वो खुद शेप लेता गया। जैसे कि मैं अभी कह रहा था, आपको सब कुछ पहले दिन पता होना ज़रूरी नहीं है। आपको दूसरे दिन ही अपने नॉलेज में इतना बड़ा शिफ्ट नज़र आएगा ना, जब आप फुल मार्केट में चलिए कोई बिज़नेस करोगे, क्या आप हैरान रह जाओगे। कोई MBA कोई भी आपको नहीं सिखा सकता ये सब कुछ। जब फूड बिज़नेस में जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। पहले दिन बंदा गया है, जो भी सेल्स हो क्या है उनको लिखो, डे के साथ लिखो, उस दिन के माहौल के साथ लिखो कि इस दिन ये माहौल था और सेल्स इतनी हुई, ये हफ्ते का ये दिन था सेल इतनी हुई, संडे था बच्चे बाहर थे तो ज़्यादा सेल हुई, स्कूल गए हुए थे तो इस टाइम सेल हो रही है, इस टाइम सेल नहीं हो रही। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और फूड बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको स्केल करना आसान है। ये बात काफ़ी फूड बिजनेस वाले मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन यहाँ पर फुल ऑन रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ठेला है, आपने फिगर आउट कर लिया है उसका पूरा प्रोसेस। आप जानते हो कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह चलता है, किस दिन चलता है, इस बंदे के हाथ में चलता है। तो उस तरह के 10 ठेले रेप्लिकेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने 6 महीने उस बिज़नेस के इन्स एंड आउट्स देख लिए हैं, आपने देख लिया है कि इस पर नुकसान कितना हो सकता है, इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि मैंने अब ये किस जगह पर मैं ये लगाऊंगा तो मुझे महीने का इतना प्रॉफिट आएगा। दुकानों का, रेस्टोरेंट का केस ही डिफरेंट है, उसका आपको नहीं पता। आप एक गली से दूसरी गली जाके गारंटी नहीं दे सकते। ठेला मूव होता है, अगर एक लोकेशन काम नहीं करती, आपकी कार्ड एक लोकेशन में काम नहीं कर रही, आप वो कार्ड हिला के कहीं और नहीं जाओगे। इन चीज़ों पर मैं इसलिए एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि ये वो कारोबार हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ।
मैंने ये वाले करके देखे हैं, मैंने फुल ऑन रेस्पॉन्ड कर नहीं देखा। जो चल गया वो बता रहा हूँ, तो जो नहीं चला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कैसे हो, इस कॉपी राइटिंग एजेंसी। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट आई बीन वर्किंग ऑन फॉर लास्ट 5 to 6 years, और बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट करके देता है अगर आप इसमें अच्छे हो। लेकिन मसला ये है कि 90% लोग इसमें अच्छे होते भी नहीं हैं और अच्छे हो भी नहीं पाते। और जब से AI आया है, चैट GPT, तो मीडियोक्रिटी को इसने एलिमिनेट कर दिया है। यानी पहले कच्चे पक्के कॉपीराइटर्स का जो काम चल रहा था वो इसने आके एलिमिनेट कर दिया है। तो अब सिर्फ उन लोगों के लिए मार्केट रह गई है जो इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो ये क्लेम कर सकें कि हम AI से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको लिख कर देंगे। और ऐसे लोग हैं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता लेकिन करनी पड़ेगी। वो 6 साल 7 साल की प्रैक्टिस है, जहाँ पे जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ, मैं ये जो भी AI में गलती निकाल सकते हो कि ये कॉपी राइटिंग की जो इंटेंशन है उसमें पूरा नहीं बैठ रहा, या फिर आपके कैंपेन की जो इंटेंशन है उसमें ये चीज़ पूरी नहीं बैठ रही। वैसे मैं आपको बता दूं कि चैट GPT अभी कॉपी राइटिंग के लिहाज से बहुत बुरी कॉपी लिखता है, लेकिन क्लाइंट को ये बात समझाना नामुमकिन है। ठीक है, उसको सिर्फ कंटेंट नज़र आ रहा होता है, और एक अच्छा कॉपी राइटर ही समझ पाता है कि नहीं ये गलत है, यहाँ पे ये ठीक है। और ब्रांड्स ज़रूरत को समझते हैं कि एक कॉपी राइटर की ज़रूरत है ही है, भले AI हो ना हो। तो अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छा अरसा इन्वेस्ट करके कॉपी राइटिंग में अच्छे हो सकते हो, एटलीस्ट 1 साल, एटलीस्ट 1 साल, तो उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको देता हूँ। नंबर 1, आप यूट्यूब पर जाओगे और कॉपी राइटिंग से रिलेटेड अच्छा बुरा जैसा भी कंटेंट होगा आप कंज्यूम करोगे, और ये कंटेंट काफ़ी सारा होना चाहिए, इतना सारा कि आप एक यूट्यूबर की बातों को दूसरे यूट्यूबर की बातों से कंपेयर करके कंटेस्ट करने लगो कि नहीं यहाँ ये ठीक कह रहा है, यहाँ ये ठीक कह रहा है। भले वो आपका ओपिनियन हो, भले वो ओपिनियन गलत हो, लेकिन ये तभी होगा जब आप काफ़ी सारा कंटेंट कंज्यूम करोगे। नंबर 2, आप फेसबुक ग्रुप्स में जाओगे जहाँ पर आपको लगे बाकी कॉपी राइटिंग की बात हो रही है, एमी ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने, आप एटलीस्ट 5 ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, और जहाँ पर वाकई कॉपी राइटिंग की बात हो रही हो उस कंटेंट को कंज्यूम करोगे। आप लोगों के कमेंट्स देखोगे, आप देखोगे लोग किसी और की कॉपी में क्या कमियाँ निकाल रहे हैं। शहजाद खान का एक फेसबुक ग्रुप है, वो बहुत अच्छा है। मैंने अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे नहीं हुआ वो। हर तरह की आवाम वहाँ पे होती है और मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। बट शहजाद खान ग्रुप इज़ वेरी गुड, वहाँ पे जाएँ। लोगों ने अपनी कॉपीज़ पोस्ट की हुई थी। कॉपी राइटिंग के जो पीस होता है ना, उसको कॉपी बोलते हैं। लोगों ने अपनी कॉपीज़ पोस्ट की होती हैं, उसमें लोगों ने कमेंट किया होता है कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये ठीक करें। उस पर कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, वो कंज्यूम करें। नंबर 3, एटलीस्ट 50 पीस ऑफ कॉपी लिखें। इस वक्त तक आप किसी से कोई काम नहीं लेंगे, ना आप काम ढूंढेंगे। एटलीस्ट 50 वेल थॉट कॉपी लिखें, जो कि एटलीस्ट 1 पेज या 2 पेज की होनी चाहिए, जिसमें आपने एक एक पीस में अलग अलग बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत की हो। ये तमाम अपनी जो नॉलेज आपने यूट्यूब से पकड़ी थी वहाँ से उठाकर उसको निचोड़ कर आपने 50 पीस लिखना है, और 1 बाय 1 एक एक पीस आपने एक पीस लिख कर पहले उस ग्रुप में पोस्ट करना है, और लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ इसको क्रिटिसाइज़ करें, प्लीज़ बताएं मेरे पीस में कहाँ कमी है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एंड इन दीज ग्रुप्स, बहुत जैसे शाहरुख खान ग्रुप के मैंने एग्जाम्पल दी, पीपल आर काइंड इनफ, और वो वाकई आपका कॉपी पढ़ेंगे और उसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, उसमें आपको अपने इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे। सबकी बातें ठीक नहीं होती, लेकिन आपका क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना है। नाउ यू विल स्टार्ट विद दिस वेरी ग्रुप, जहाँ पे अपना पहला काम ऑफर करना शुरू करेंगे। ऑफर फ्री वर्क, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। आप मुफ्त काम देना शुरू करें, महीना 2 महीने किसी के साथ काम करें। अगर आप किसी बड़े शहरों में हैं, मुझे पता है छोटे शहरों में तो शायद कॉपी राइटिंग एजेंसीज ना हो, लेकिन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, इस तरह के शहरों में कॉपी राइटिंग एजेंसीज होती हैं। रीच देम आउट, ऑफर देम फ्री वर्क, इंटर्नशिप रिक्वेस्ट करें, इंसिस्ट करें, यू हैव टू वर्क फॉर इट। इन तीनों कारोबार में से सबसे मुश्किल काम है ये, और उतना ही लोगों को मैं इसके पीछे भागते हुए देखता हूँ, क्योंकि टू रीच नॉलेज लेना एक बात है, टू रीच योर फर्स्ट ऑर्डर इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दिस वर्क। और इसको कंसिस्टेंट रहना, इसमें लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, और एक बड़ी अमाउंट तक पहुँचने का सबसे लॉन्ग रूट है ये फ्रीलांसिंग। लेकिन लोग फिर भी बहुत 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 ज़्यादा इसमें घुसते हैं, कॉपी राइटिंग के अंदर, नॉल कंटेंट राइटिंग के अंदर भी। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी हार्ड कंपेयर टू कन्वेंशनल बिजनेसेस। इस सारी प्रोसेस से गुजरने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट यू आर स्टिल अ वेरी बैड कॉपी राइटर। जब आप किसी कॉपी राइटिंग एजेंसी के साथ काम करेंगे लाइव ऑफिस में जाकर, तब जाके आपकी जो कॉपी राइटिंग है उसमें खातिर खा
इजाफा होना शुरू होगा, तब जाके एक ऐसी इम्प्रूवमेंट आएगी जो आके किसी बाहरी क्लाइंट को पसंद आना शुरू हो। इस वक्त तक आप नौसिखिए कॉपीराइटर्स को इम्प्रेस करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन मतलब मैं आपको हायर नहीं करूँगा। इस सबसे आसान बात यह है, मैं अभी आपको हायर नहीं करूँगा क्योंकि अभी आपके स्किल लेवल वो नहीं होगा। इसीलिए किसी ऑफिस में किसी के साथ काम करना ज़रूरी है, भले वो काम मुफ्त हो। एट दिस पॉइंट अभी तक मैंने आपसे ना फाइवर का कहा, ना अपवर्क का कहा, ना लिंक्डइन का कहा। अगर इससे पहले आपको कभी ऑर्डर मिल गया तो सिर्फ आपकी कॉपीराइटिंग बर्बाद होगी। अब आपने अपने तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स बनाने हैं। मैंने अभी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी कि वाई फाइवर इज़ नॉट एज गुड एज लिंक्डइन, वो भूल जाएँ भैया। आपने तीनों पे अकाउंट बनाने हैं, तीनों पर प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना है और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर तो मिल ही जाएगा। तो ये इसमें में 3 बातें होती हैं ना, या अगर आपके पास टाइम की इन्वेस्टमेंट है तो आप तीनों अकाउंट खुद मैनेज करेंगे। अगर आपके पास थोड़ी मॉनेटरी वैल्यू है तो आप अपनी फाइवर की किसी एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं। अगर आप, मेरे पास एक बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, वो फाइवर की गिग बना कर देती हैं और वो ये गारंटी करती हैं कि आपकी गिग वो रैंक करेगी, एंड ये चार्जेस हैफ्टीली फॉर इट, शी चार्जेस हैफ्टीली फॉर इट। और वो पैसे बहुत ज़्यादा लेती हैं, लेकिन अगर फाइवर की गिग रैंक करेगी और आप वाकई स्किल्ड हो तो वो पैसे तो आपका महीने में रिकवर हो जाता है। तो इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, स्किल एक्वायर करो, किसी को पैसे दो, मुझे अपवर्क अकाउंट बना दें, प्रॉपर रैंक कर दें, गिग बना दें, रैंक कर दें। लिंक्डइन का कोई नहीं बना के तो आप खुद भी कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्केल योर बिजनेस। पहले खुद कॉपीराइटर बने प्रॉपर, फिर अपने अंडर, जैसे अब मेरा सिस्टम है 10 कॉपीराइटर रखेंगे जितने मर्जी, 10 तो खैर मेरे भी नहीं है, और फिर काम को आउटसोर्स करें। ये एक पूरा ब्लू प्रिंट है इसका। मैं फिर कह रहा हूँ, इन तीनों कामों में फूड बिजनेस से ज़्यादा मुश्किल काम है ये, किसी भी किस्म की फ्रीलांसिंग एक्चुअली। कुछ फ्रीलांसिंग मैं कह दूँगा कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ इट इज़ पे करता है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। मैं फाइनेंस बिजनेस पे क्यों एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि वो प्योर साइड हसल है, साइड हसल के प्योरेस्ट फॉर्म है। आपने एक चीज़ किसी को लेके दे दी तो आपने उसमें आपकी कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने कोई दुकान खोल के नहीं बैठना, आपने किसी चीज़ की इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करी। फूड बिजनेस में भी आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कॉपी राइटिंग में तो आपको शुरू में तो शायद 18-19 घंटे देने पड़ता है। तो इसीलिए फाइनेंस बिजनेस मुझे इसलिए इतना पसंद है कि एक बार आपने किसी को चीज़ दिला दी, वो बंदा भरोसे का है, तो फिर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको सिर्फ किस्तें लेनी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी लेवल तक भी स्केल हो जाएगा तो आप बंदा हायर कर दोगे, रिकवरीज करो मेरे लिए। ऐसे बिजनेस की तरफ जाएँ जहाँ आपको टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़े। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अगर आप फारिग बैठे हैं तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। और इनकी सबसे अच्छी बात है कि भाई मौजूद है भाई, आप आओ मेरे पास कोई सवाल लेके, आपको कोई मसला हो रहा है इन तीनों कारोबार में, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी कोई चीज़ फोर्स नहीं हो रही, तो आओ बताओ, कर देंगे यार। मुझसे वो रिश्ते की स्टोरियाँ पूछ रहे होते हैं, यार मशवरे मुफ्त में दे रहा हूँ, मुझसे इसका फ़ायदा उठाओ। कोई कारोबार की बात करो, कोई फाइनेंस की बात करो, कोई ब्रांडिंग की बात करो, मार्केटिंग की बात करो। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है मैं सोशल मीडिया इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैंने बिरयानी ऑन व्हील्स का पेज विदिन 1 मंथ खड़ा कर दिया और उस पर 500,000 की रीच आती है। उससे रिलेटेड सवाल करो कि आपने पेज कैसे स्केल कर लिया, ₹1 लगाया मार्केटिंग में। तो फ़ायदा उठाओ, मुफ्त में मिल रहा है मशवरा, बट रहा है। इस वीडियो से रिलेटेड एनी एंड ऑल क्वेश्चन आई आंसर, लेकिन मैं आंसर यही करूँगा। यूट्यूब के कमेंट्स से पूछो जो भी सवाल है, भूल जाओगे ये स्टूपिड सवाल है, ये छोटा सवाल है, ये मेरे ज़हन में जो सवाल पूछेगा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे वाकई लगेगा उसने ये वीडियो इंगेजिंग देखी है और मैं उसका तो फौरी तौर पे जवाब दूंगा। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। अगर इस वीडियो से आपको एक भी बात सीखने को मिली है तो मैं कामयाब हो गया। इस वीडियो को देख के आप में से कोई भी एक भी काम शुरू कर लेता है तो मैं कामयाब हो गया। यूजुअली मेरे आज की वीडियोस पर 100 के इर्द व्यूज़ आ रहे हैं, 100 लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मेरे लिए बहुत है, मैं खुश हूँ। इन तीनों में से कोई भी काम आप ऐसे कोई भी शुरू करता है, मैं आपसे वादा करता हूँ थ्रू आउट द प्रोसेस अपने टाइम के साथ आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। वहीं भी मसला आएगा, आपका भाई हाजिर है, कहीं भी हेल्प करनी पड़ी कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।